Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम लेके आए हैं फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आई होप इस वीडियो के एंड तक आपके सारे क्लियर हो जाएंगे. इस वाले वीडियो में हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड लिफ्ट्स और किसी ब्लॉक को पुश और पुल करना, उससे रिलेटेड कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वो हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम समझ लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम्स. फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं? अ डायग्राम शोइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क करने वाले सारे फोर्सेस को शो करने के लिए अगर हम कोई पर्टिकुलर डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम्स को हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बोलते हैं. जैसे मेरे पास में ये डेस्क है, डेस्क के ऊपर ये टैबलेट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर वर्क फोर्सेस जितने भी है अगर मैं पर्टिकुलर एक डायग्राम से शो करूँ तो वो फ्री बॉडी डायग्राम है. जैसे अभी इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स वर्क कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस सरफेस पे ये कांटेक्ट में भी है. अभी कांटेक्ट में है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा. ठीक है, वन बाय वन करके हम सभी फोर्सेस को समझते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम तो वही होता है जो किसी पर्टिकुलर डायग्राम में फोर्सेस को शो करता है. ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, किस एंगल पे लग रहे हैं, ये सब कुछ शो करेगा. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अ पर्सन इज मूविंग अ ब्लॉक. ये है ना, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ किसी ब्लॉक को मूव करते हुए लेके जा रहा है. ठीक है, मेरा लेफ्ट है और मेरा राइट है. ठीक है, तो जैसे ये इसको आगे की तरफ मूव कर रहा है तो देखो अब यहाँ पे कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. फर्स्ट, अ फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मैन. ये आदमी जितना भी फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, प्लस ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, वेट. अब देखो यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स लगता है जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. नॉर्मल फोर्स हमेशा एक सरफेस पे लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी सरफेस कंसिडर कर लूँ, ये वाली, ये पूरी एक सरफेस है, तो ब्लॉक के ऊपर ये सरफेस एक उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई जिसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. अब नाम से ही कांटेक्ट फोर्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कांटेक्ट जहां जहां पे होगा वहां पे ये एप्लीकेबल होगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन. तो ये चार फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, इनके अलावा कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो रही है. तो इस तरह के फोर्सेस के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, नोट, टू फोर्सेस इन न्यूटन थर्ड लॉ नेवर अकर इन अ सेम फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, दो फोर्सेस जो होंगे किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में एक साथ अप्लाई नहीं हो पाएंगे. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट मी एड अ पेज. क्या लाइन थी हमारी? टू फोर्सेस इन न्यूटन थर्ड लॉ नेवर अकर in the same free body diagram. This is because a free body diagram shows the forces acting on a single body, or action reaction pair Newton's third body always act on a different objects. Example के लिए, if a person moving a block, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अब ये फोर्स इस पे लगा रहा है तो ब्लॉक विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो ये इसके ऊपर फोर्स वापस लगाएगा. ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही फ्री बॉडी डायग्राम के लिए दोनों ही फोर्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं. इसका मतलब मुझे सिस्टम अलग करना पड़ेगा. यहाँ पे इसके फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनेंगे ब्लॉक के, और इस ह्यूमन के फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेंगे? अलग बनेंगे. अब जब डायग्राम ही अलग हो गए तो ये दोनों फोर्स जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है एक सिंगल डायग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में ये चीज का बात का दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये. ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम. अब थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है हमारे पास में? व्हेन अ स्टेशनरी बॉडी, पेज ऐड किया था तो उसकी वजह से गैप आ गया बीच में. ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, व्हेन अ स्टेशनरी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस. ये देखो अभी ये स्टेशनरी बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, that the surface exert a contact force on that body which is perpendicular to the surface and towards the body. ये अगर कोई रेस्ट पे रखी हुई चीज है तो इसके ऊपर दो फोर्स ही एक्ट करेंगे. एक तो डाउनवर्ड जो हमारा mg होता है वेट,
एंड सेकेंड इसके ऊपर जो वर्क करेगा वो नॉर्मल होगा, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। द फोर्स इज नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन। एज यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, m के ऊपर जो वेट लग रहा है, ये जो लग रहा है ये हमारे पास में हो जाएगा उस ब्लॉक का वेट, आई मीन mg। ये भी फोर्स ही है, लेकिन इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, सरफेस फोर्स, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से इक्वेशंस बहुत इजीली बनती है। नेक्स्ट, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इस डायग्राम में सीधी सी बात है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है चारों तरफ से, देयरफॉर द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n और mg का सम हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, हमेशा नहीं मतलब कि जब ये रेस्ट पे रहेगी तब तब। तो n प्लस एम जी इज इक्वल टू जीरो, देन m इज इक्वल टू माइनस का mg, और देखो नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि mg इज अपोजिट टू द नॉर्मल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अगर डायरेक्शन हटाना है तो n इज इक्वल टू mg आपके पास में आ जाता है, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअल में नॉर्मल mg के बराबर रहेगा अगर बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं कुछ केसेस के लिए। मैं यहाँ पे दो केसेस लेके आया हूँ आपके लिए। एक तो आपके लिफ्ट होगी, लिफ्ट में फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनेंगे, उनके लिए क्या इक्वेशंस होगी वो। सेकंड, वी हैव अ पर्सन और अ बॉय पुलिंग और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, तो जिसकी वजह से उसकी वजह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कैसे फोर्स एक्ट कर रहा है, किधर जा रहा है, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो अभी हम देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। लिफ्ट में कभी ना कभी आपने ट्रैवल किया है, तो आपने कभी ना कभी तो एक फोर्स को फील किया होगा, जो ऐसा लगता है जैसे कि हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक फोर्स जो है हमें पर्टिकुलर पुल कर ही रहा है नीचे। लिफ्ट जब स्टार्ट होती है और लिफ्ट जब स्टॉप होती है सडनली, देन यू विल फील अ फोर्स। ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। ठीक है, हम इसे निकाल देते हैं। चलो पहले तो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, अपेरेंट वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रेम। लिफ्ट में बैठा हुआ पर्सन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, जितनी भी बनती है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। या तो हो सकता है लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक तो वो कंडीशन है। सेकंड, लिफ्ट नीचे आ रही है, वो कंडीशन है। थर्ड, लिफ्ट रुकी हुई है, वो भी कंडीशन है। और लिफ्ट ऊपर जाते जाते टूट गई। चलो वर्स्ट केस सिनेरियो, लिफ्ट टूट गई, तो जब लिफ्ट टूट गई है तो लिफ्ट विल ब्रेक और उसकी रस्सी टूट गई तो वो आदमी फ्री फॉल होगा। तो ये चार केसेस हमारे पास में है, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, इन चारों ही केसेस में पर्टिकुलर आदमी एक फोर्स फील करेगा, उन फोर्सेस को निकालते हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिफ्ट दिस फोर्स इज रिसीव्ड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ये फोर्स लगेगा वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा। ठीक है, अब वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सोचो एक लिफ्ट है, उसमें एक आदमी, सिंगल आदमी है, वो ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट को इतना फोर्स फील नहीं होगा। उसी लिफ्ट में 10 लोग बैठे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब लिफ्ट को फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो लिफ्ट को फील भी होगा, लिफ्ट के अंदर रहने वाले लोगों को भी फील होगा वो चीज़। चलो केसेस लेते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट केस, लिफ्ट एट रेस्ट एंड मूविंग और कॉन्स्टेंट स्पीड। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे ये आदमी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है और लिफ्ट भी रेस्ट में है। चलो, द लिफ्ट एक्सेलरेशन इज जीरो। लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन है नहीं, बिल्कुल भी, ना तो अपवर्ड है ना ही डाउनवर्ड है। अपेरेंट वेट इक्वल्स टू द एक्चुअल वेट। अब यहाँ पे उसको जो वेट फील होगा प्लस उस आदमी का जो वेट है, दोनों ही उसको सेम रहेंगे और उसको कुछ भी फील नहीं होने वाला। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि वो मतलब लिफ्ट में नहीं, किसी पर्टिकुलर सरफेस पे ही खड़ा है। तो n इज इक्वल टू एम जी, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो पहले ही इक्वेशन बन गई, बहुत सिंपल सी। ठीक है, ऐसा क्यों है, मैंने अभी कंडीशन बताई थी, जब रेस्ट पे है कोई चीज़ तो उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल प्लस एम जी दोनों जीरो रहेंगे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी रहेगा, मैग्नीट्यूड अगर ले लेता हूँ तो इस वजह से इसका अपेरेंट और एक्चुअल वेट क्या है यहाँ पे, सेम रहेगा। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं आप। लिफ्ट अपवर्ड हो रही है, एक्सेलरेशन उसका कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है उस पर,
साथ साथ में mg डाउनवर्ड नीचे लग रहा है, लेकिन लिफ्ट आई मीन पूरा का पूरा सिस्टम जो है इट विल गो अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। सो इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड देन द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द मैन इज ma, ठीक है। इसको समझाता हूँ, एक काम करता हूँ, ऐड अ पेज, ठीक है। लिफ्ट जा रही है अपवर्ड, सॉरी एक सेकेंड, तो पूरा सिस्टम जा रहा है अपवर्ड, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो गया a, इसके ऊपर वेट लग रहा है mg, सरफेस की वजह से इनके ऊपर वेट नॉर्मल भी लग रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब तुम्हें मैं इक्वेशंस बनाने समय एक चीज का ध्यान रखना है, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ma, वो हमेशा उसके इक्वल होगा जो ज्यादा इफेक्टिव फोर्स है माइनस कम इफेक्टिव फोर्स। इक्वेशन यहां पे ध्यान रख लेना, नेट फोर्स इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स माइनस लेस इफेक्टिव फोर्स। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इफेक्टिव फोर्स माइनस लेस इफेक्टिव फोर्स। इसको समझाता हूं, देखो अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो यहां पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन भी अपवर्ड है, तो नॉर्मल। और इसमें कम इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, वेट, उस इंसान का वेट, तो वो mg। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई। तो देखो mm वाली टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे तो हमारे को इक्वेशन मिलेगी ma प्लस mg, दोनों में से m को कॉमन निकाल देते हैं तो a प्लस g। तो इक्वेशन को ध्यान से देखो, जब वो चीज रेस्ट पे थी तो mg था, और अब इक्वेशन m प्लस mg हो गई, तो जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा उसका, ठीक है। एक्सेलरेशन ऐड हो गया तो कौन सा एक्सेलरेशन ऐड हुआ है उसमें, g के साथ में a, तो डबल एक्सेलरेशन, तो सीधी सी बात है उसका वेट जो है वो बढ़ चुका है यहाँ पे। आप देखो पहले वाले में वेट तो कम था, बट g के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो नॉर्मल विल इंक्रीज, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, फील होगा कि आपका वजन बढ़ चुका है। तो ये अपवर्ड बढ़ते हुए केस में आपका अपेरेंट वेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में दिख रहा है आपको कोई ना कोई चीज ऐसी बढ़ चुकी है, ठीक है। द लिफ्ट एक्सेलरेशन एट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स और अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। यहाँ पे आपका n इजिकल टू mg नहीं, n इजिकल टू m ब्रैकेट के अंदर a प्लस mg है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐड हो गया एक्स्ट्रा। यू फील द हैवियर देन यूजुअल, आपको जो फील होगा वो ऐसा होगा जैसे आपका वेट बढ़ चुका है। नेक्स्ट, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, आई मीन लिफ्ट, इसके अंदर आदमी है, वेट नीचे की तरफ ही लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। वापस वही नेट फोर्स हमें इक्वल टू इफेक्टिव कौन सा, अब नीचे जा रही है ना तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, mg, इफेक्टिव फोर्स माइनस लेस इफेक्टिव फोर्स जो नॉर्मल है, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। नॉर्मल को इधर भेज दो, mg वाली टर्म्स को, m वाली टर्म्स को एक साथ में रखते हैं तो ये mg माइनस ma, तो नॉर्मल विल बी mg माइनस a। पहले n इक्वल टू mg था, अब n इक्वल टू g माइनस a, तो g के अंदर a एक्स्ट्रा माइनस हो गया है, यहाँ पे a की वैल्यू कम हो गई है, तो आपका अपेरेंट वेट अब हल्का हो जाएगा। क्यों, आपके अंदर से, आपके वेट के अंदर से कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, तो आपका नॉर्मल जो है इट इज रिड्यूसिंग, और ये रिड्यूस हो गया तो सीधी सी बात है आपका अपेरेंट वेट जो है वो कम हो गया। सो यू विल फील लोअर वेट, ठीक है, यू विल फील लोअर वेट। तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए आ गया आपके पास में, तो अपेरेंट वेट जो हो गया आपका एक्चुअल वेट से थोड़ा कम हो गया, आपकी फिजिकल क्वांटिटी टू कुछ उसमें से माइनस हो गई। द लिफ्ट एक्सेलरेशन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो द अपेरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट एंड द यू फील लाइटर देन यूजुअल। जैसा आपको फील होता है उसके कंपेरेटिवली आप लाइटर फील करेंगे, ठीक है। ये हमारा लिफ्ट का सेकेंड केस था, इसमें लिफ्ट नीचे जा रही थी। अब हमारे पास में एक स्पेशल केस आ रहा है, वो स्पेशल केस है ये, लिफ्ट टूट जाए, लिफ्ट का जो रोप है वो बिल्कुल ही ब्रेक हो जाए। सो इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तो जब लिफ्ट ब्रेक हो गई तो लिफ्ट विल फॉल फ्रीली,
इट इम्प्लाइज दैट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल, ठीक है। ए जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के जस्ट इक्वल हो गया। यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही अफेक्ट कर रहा है, कुछ भी फोर्स एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। जब फ्री फॉल के केस में होता है ये, तो ए इज इक्वल टू जी। तो जब नीचे जा रहा था उसका इक्वेशन क्या थी डाउनवर्ड में, मैं यहाँ पे करके बता दूँ। नीचे जा रहा था तो इसकी इक्वेशन ये होगी डाउनवर्ड के केस में, जो अपने को ऑलरेडी हल्का फील हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो गया जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, तो एन विल बी जीरो, क्योंकि जी माइनस जी जीरो, जीरो इंटू एम जीरो ही रहेगा, तो नॉर्मल यहाँ पे हो गया जीरो। अब आपको यहाँ पे कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। जब फोर्स फील ही नहीं होगा तो आप ग्रेविटेशनल के केस में फ्री फॉल कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो आपका वेट बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ फील ही नहीं कर रहे हो। दिस कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। आप कैसे वेटलेसनेस को फील कर सकते हो, ये कंडीशन होती है। इसके लिए लिफ्ट का टूटना इंपॉर्टेंट है, जो पॉसिबल बहुत ही कम केस में होता है, ठीक है। भगवान ना करे कभी आपकी लिफ्ट टूटे। चलो केस नंबर 2। केस क्या है हमारे पास में, अब इफ द लिफ्ट, वैसे स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, 2 केसेस तो हो गया अपर और डाउनवर्ड, फिर स्पेशल केस में फर्स्ट आया था फ्री फॉल और अब सेकंड आ रहा है ये वाला। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन मच इज ग्रेटर देन जी, then the man will move up with the respect to the lift and stick to the ceiling। होगा क्या, जब आपकी फ्री फॉल तो हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, लिफ्ट जो है हमारी वो क्या हो गई, ऊपर से और पुश करी जा रही है। एक्सेलरेशन तो है ग्रेविटेशन का, लेकिन ऊपर से और ज्यादा पुश करी जा रही है। तो आपकी जो अंदर की बॉडी होगी ना, देखो आपका ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर वेट लग रहा है mg, इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल। अब फ्री फॉल तो हो रही है, चलो a इज इक्वल टू जी है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा a और ऐड कर रहा हूं, मतलब और कोई एक्सेलरेशन मिल रहा है और कोई फोर्स लग रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, पूरी लिफ्ट तो नीचे चली जाएगी, लेकिन आप क्या हो जाओगे, ऊपर की तरफ इसकी रूफ से स्टिक हो जाओगे, ठीक है। इस केस को बहुत ही, मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल केस है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखना। उस समय आप लिफ्ट की रूफ से, लिफ्ट की छत से आप चिपक जाओगे बिल्कुल ही, ठीक है। ये केस था हमारा स्पेशल केस, इसीलिए तो स्पेशल है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, बस यही था लिफ्ट के केसेस में। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको, हमने 3 केसेस पढ़े। एक तो लिफ्ट जब नॉर्मल रेस्ट पे थी तब n इज इक्वल टू एम जी। सेकेंड केस जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो n इज इक्वल टू एम ए प्लस जी, जहाँ पे एक्सेलरेशन ऐड हो चुका था, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, आपका वेट नॉर्मल से थोड़ा भारी फील हो रहा था। फिर डाउनवर्ड केस में भी हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है। डाउनवर्ड में लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ साथ में नीचे है, लेकिन उसमें जी में से ए माइनस हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास में केस था, ठीक है। तो वेट आपका लाइटर फील होगा। फिर फ्री फॉल पढ़ा था हमने, कहाँ गया फ्री फॉल, ये रहा, ए इज इक्वल टू जी हो जाता है, वेट आपका बिल्कुल वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। और स्पेशल केस में सेकंड केस हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन और ऐड कर दो आप जी के साथ में, तो लिफ्ट और ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, तो उस केस में आपकी ह्यूमन बॉडी लिफ्ट की छत से चिपक जाएगी। बस ये केसेस पढ़े थे, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको सेकंड केस में ये भी पढ़ाएंगे कि भाई कैसे एक ब्लॉक को जब हम मूव करते हैं या कोई पुल करते हैं तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो भी हम पता करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन को थोड़ा कम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फ्रिक्शन अगर आ जाता है तो उसके केसेस को भी हम देख लेंगे। तो पहला केस, व्हेन अ पुल इज अ हॉरिजॉन्टल, मेरे पास में कोई चीज़ है, मैंने इससे टैबलेट को यहाँ से पकड़ के ये खींचा है, तो ये हॉरिजॉन्टल पुल हुआ। हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन कम और हम इसको पुल कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास में क्या होगा देखते हैं। व्हेन अ पुल इज हॉरिजॉन्टल, तो देखो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है। एक तो मास m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इस पर एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऊपर लगेगा, वो तो सबको पता है n, और इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट किया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन तो ये बन गई सीधी,
ठीक है। सेकंड एफ इजिकल टू एम ए, वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी हमारे यहाँ पे लग गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया भैया अपने को कि भाई इसका अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा। तो एफ इजिकल टू एम ए, तो ए इजिकल टू एफ बाय एम। इसका तो बहुत सिंपल सा था हॉरिजॉन्टल पुल करने का। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। एज यू कैन सी व्हेन अ पुल इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, तो किसी एंगल पे लगा रहा हूँ ना, मैं किसी चीज़ को ऐसे खींच रहा हूँ। पहले तो हम इसको यूँ खींच रहे थे, लेकिन अगर रस्सी मैंने यूँ पकड़ रखी है या बांध रखा है कुछ, फिर मैं इसको खींच रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है। फोर्स ऊपर लग रहा है, दिखने में लग रहा है फोर्स ऊपर, लेकिन खींचते हुए वो चीज़ आगे ही जा रही है। तो किसी एंगल पे अगर हम वर्क करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इसको बनाते हैं इक्वेशन यहाँ से, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके हम इस पे फोर्सेस निकालते हैं। तो ब्लॉक, सबसे पहले इस ब्लॉक का मास m पे लगने वाला वेट mg नीचे डाउनवर्ड की तरफ, इस पे लगने वाला नॉर्मल ऊपर की तरफ। ये तो हमारे पास में हो गए भैया। बंदे ने फोर्स इस तरफ लगा रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास में f का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, f इधर जा रहा है। अब ये जो f है हमारा किसी हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब वो थीटा एंगल जो क्रिएट कर रहा है उसके लिए हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे। f तो इस डायरेक्शन में, ये इधर आ गया, थीटा यहाँ बन रहा है। तो थीटा के साथ वाला एंगल हमारे पास में आ जाएगा f cos थीटा, ये यहाँ पे दे रखा है, और थीटा के अपोजिट आ गया हमारा कंपोनेंट f sin थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलो अब बनाते हैं इक्वेशंस। वेट नीचे लग रहा है mg, उसके अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं f sin थीटा प्लस n। इसको मैं एक पेज से ऐड करके ही बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ बच्चों को, डाउट पूरा क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। अब आपका ये ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा हुआ है। एक फोर्स तो इधर लग रहा है, सॉरी एक फोर्स तो इधर लग रहा है f, हॉरिजॉन्टल इधर है, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ वाला f cos थीटा, थीटा के अपोजिट हमारा बन जाएगा f sin थीटा, राइट। ऊपर की तरफ नॉर्मल भी था, डाउनवर्ड की तरफ mg भी था। तो यहाँ पे देखो n प्लस f sin थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है ना। यहाँ से सामने से एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। n प्लस, फिर सेकेंड ये f cos थीटा इधर जा रहा है, और इसी में हमारे पास में नेट फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो ये f cos थीटा इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है। तो f इज इक्वल टू नेट फोर्स, तो ये होता है, बट नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा, f cos थीटा, क्योंकि नेट फोर्स का डायरेक्शन उधर ही है और f cos थीटा का कंपोनेंट भी उधर ही है। यहाँ से हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। f इज इक्वल टू, सॉरी m इज इक्वल टू f cos थीटा, और एक आ गया हमारे पास में n प्लस f sin थीटा mg। तो ये हमारे पास में इक्वेशंस बन गई। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल को आराम से निकाल सकते हैं mg माइनस f sin थीटा, और एक्सेलरेशन को भी आराम से निकाल सकते हैं f cos थीटा अपॉन m। m को डिनोमिनेटर में हम शिफ्ट कर सकते हैं इजीली यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा केस हमारे पास में आ गया है हॉरिजॉन्टल, अगर हम उसको पुल कर रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यह ऊपर से पुल कर रहा है, तो अब ऊपर से जब पुल कर रहा है तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। देखो हॉरिजॉन्टल का लाइन तो ये, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ बना रहे, फोर्स यहाँ लग रहा है और एंगल यहाँ पे, तो ये हो गया f cos थीटा, और ये भैया आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास में f sin थीटा। अब वेट तो नीचे लग रहा है mg इधर, नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। एज यू कैन सी नॉर्मल ऊपर लग रहा है, हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, और f फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग रहा है। तो f के दो कंपोनेंट निकालेंगे हम, f cos थीटा और f sin थीटा। थीटा f sin थीटा, अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे यहाँ पे,
देखो मेरे को ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, अपोजिट वाला साइन थीटा। तो यहाँ पे देख के बताओ एम जी और एफ साइन थीटा किसके बराबर है? इन दोनों का सम नॉर्मल के बराबर है। फिर एफ कॉस थीटा का वापस किसके बराबर है? एफ कॉस थीटा एम ए के बराबर है। बस सिंपल, ये सेम टू सेम है। आप इसको पुल करो या पुश करो, आपके लिए इक्वेशंस तो वैसे ही बनी है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नॉर्मल एम जी माइनस एफ साइन थीटा था, यहाँ पे नॉर्मल एम जी प्लस एम साइन थीटा है। ठीक है, वेट के साथ में ऐड हो रहा है, उसमें वेट कम होगा, कंपोनेंट उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास में थे। ठीक है, और वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। और आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, एवरी शेयर एंड सपोर्ट फ्यूल्स आवर जर्नी ऑन यूट्यूब। और एक और बात जाते जाते बता देता हूँ, ये हमारे कंपोनेंट्स और ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अगर आपको ये कलरफुल नोट डाउनलोड करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स और सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में आज फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द मोर टॉपिक्स एंड मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।